हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञानदान निकेतन यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आप सभी को समाजवाद एवं साम्यवाद यानी क्लास 10th का इतिहास का चैप्टर 2 कराऊंगा। इस वीडियो में मैं आप सभी को इस चैप्टर का जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं वे सारी चीजें बताऊंगा। इसके एक अगले पार्ट्स आएंगे, इसका सेकेंड पार्ट, जिसमें आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी प्रश्न उत्तर बनेंगे सभी कराया जाएगा। यदि आप इस वीडियो में नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लास्ट तक बने रहें। बहुत ही यूजफुल वीडियो है। आप सभी इस वीडियो पर अगर वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में एक बहुत ही अच्छा सा कमेंट कीजिएगा। तो ज्यादा देरी नहीं करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, समाजवाद एवं साम्यवाद। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये समाजवाद क्या होता है, साम्यवाद क्या होता है, और इसमें एक अच्छा पॉइंट आता है पूंजीवाद। समाजवाद, साम्यवाद, पूंजीवाद, ये पूंजीवाद क्या होता है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो पूंजीवाद से ही रिलेटेड है। तो देखिए, पूंजीवाद किसे कहते हैं। तो वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर पूंजीपतियों का अधिकार होता है। यानी ऐसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर, यानी जितने भी चीज उत्पादन किए जाते हैं उन सभी साधनों के ऊपर केवल और केवल पूंजीपति लोगों का अधिकार होता है। उसी अर्थव्यवस्था को पूंजीवाद कहा जाता है ना। पूंजीवाद कहा जाता है। पूंजीवाद की कुछ विशेषताएं होती है, जैसे निजी स्वामित्व। निजी स्वामित्व आप सभी जानते हैं कि जितने भी पूंजीपति लोग होते हैं उनका पर्सनल चीज होता है। तो पर्सनल चीजें जो होता है जिसके ऊपर उसका खास उसी का प्रभाव होता है ना, ये उसकी विशेषताएं होती है। तो देखिए, उत्पादन उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व सरकार के बजाय किसी निजी व्यक्तियों के पास होता है। यानी कोई ऐसा उत्पादन, कोई ऐसा साधन जिसके ऊपर सरकार का कोई भी कंट्रोल ना हो, किसी खास लोगों का, किसी खास व्यक्ति का कंट्रोल हो, उसे ही हमें पूंजीवाद कहते हैं। ठीक है। दूसरी जो इसकी विशेषता है, लाभ की प्रेरणा। दूसरी विशेषता है लाभ की प्रेरणा। इसमें क्या लिखा हुआ है कि पूंजीवाद में मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ अर्जित करना होता है। यानी जो लोग पूंजी लगाते हैं मार्केट में, उनका सबसे बड़ा उद्देश्य होता है कि इस पूंजी से हमें इससे डबल पूंजी चाहिए, मतलब ज्यादा से ज्यादा जितना भी पूंजी हो सके, मतलब पूंजी यदि लगाए हैं तो हमें पूंजी ही चाहिए। तो दूसरी जो विशेषता है लाभ की प्रेरणा। तीसरी इसकी विशेषता है मूल्य निर्धारण। मांग और आपूर्ति के आधार पर वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतें तय की जाती हैं। मान लीजिए किसी कंपनी के पास चीजें कम हो लेकिन डिमांड बहुत ही ज्यादा हो, तो वो कंपनी क्या करती है, उस वस्तु का कीमत बढ़ा देती है, रेट क्या करती है, बढ़ा देती है। यानी उसका अपना पर्सनल चॉइस होता है कि कीमत क्या रखना है, क्या नहीं रखना है। चौथा जो इसका विशेषता है सीमित सरकार हस्तक्षेप। यानी सरकार का लिमिटेड हस्तक्षेप होता है। इस पर सरकार का पूरा अधिकार नहीं होता है, थोड़ा बहुत अधिकार सरकार का भी होता है, थोड़ा बहुत अधिकार सरकार कर सकता है। जैसे कोई कंपनी है जो दवाई बना रही है और डुप्लीकेट कंपनी बना रही है, तो सरकार जाके उस पर हस्तक्षेप करके उस पर रोक लगा सकती है। इसके लाभ क्या है, देखिए पूंजीवाद के लाभ बताएं। तो पूंजीवाद के प्रमुख लाभ निम्नलिखित है, कई लाभ है। पहला, आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। यदि पूंजीपति कंपनी कोई खोलता है किसी देश में, तो वो टैक्स देता है सरकार को, जिससे क्या होता है, आर्थिक अर्थव्यवस्था डेवलप होता है कंट्री का। देखिए, हर चीज का दो पहलू होता है, लाभ और हानि। दूसरी विशेषता क्या है इसकी, दूसरा जो लाभ है वो क्या है, नवाचार, यानी नया तरीका एवं तकनीकी विकास होता है। यानी पूंजीपति के कारण, पूंजीवाद के कारण देश में क्या होता है, नया तरह का विकास डेवलप होता है, नई नई मशीनें आती है। तीसरा जो लाभ है, उपभोक्ताओं को विभिन्न विकल्प मिलते हैं। सरकार यदि एक कंपनी बना दी किसी चीज की, तो हम सभी ग्राहक के पास अनेक ऑप्शंस नहीं होंगे। लेकिन यदि जियो का टावर है, एयरटेल का टावर है, उसके साथ साथ कई ऐसे टावर्स हैं, तो हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम जियो यूज करें, एयरटेल यूज करें, या जो भी यूज करें, है ना। ऑप्शन हमारे पास होते हैं। यानी पूंजीवाद के अनेक विकल्प होते हैं उपभोक्ताओं के पास। कुशल संसाधन उपयोग, यानी संसाधनों के कुशलता से हम लोग उपयोग करते हैं, क्योंकि संसाधन बहुत ही
कुछ संसाधन बहुत ही कीमती होता है तो उसको कुशलता से, या फिर सस्ता भी होता है तो हम लोग कुशलता से उसका उपयोग करने के लिए ये सिखाता है। ठीक है, तो ये सब पूंजीवाद के लाभ होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पूंजीवाद से हानि क्या क्या है। पूंजीवाद के हानि क्या क्या है, तो पूंजीवाद के प्रमुख हानियां निम्नलिखित है। जिस तरह से लाभ है, बोले थे कि हर चीज का दो पहलू होता है, एक लाभ एक हानि। एक सिक्का होता है, उसमें दो पहलू होता है, एक टॉस, एक एक होता है हेड और एक होता है टेल। तो उसी तरह से हर चीज का दो पहलू। देखिए, सामाजिक विषमता में वृद्धि होती है, यानी समाज में जो है ना असमानताएं आती है, इससे असमानताएं आती है, क्योंकि समाज में दो तरह के लोग होते हैं, एक पूंजीपति लोग होते हैं, एक गरीब लोग होते हैं। तो जो पूंजीपति लोग होते हैं वो धीरे धीरे अमीर होते जाते हैं, गरीब जो है और गरीबी गरीब होते जाता है, जिससे क्या होता है, विषमता आती है, बहुत ज्यादा असमानता आती है। अमीर और गरीब के बीच अंतर भी बढ़ने लगता है, प्राकृतिक संसाधनों का शोषण होने लगता है ना। प्राकृतिक संसाधन आप लोग सुने होंगे कि सरकार ने इस कंपनी को ये वाला एरिया दे दिया, अब वो कंपनी क्या कर रहा है, उस एरिया में जितने भी गाछ वृक्ष है सबको काट पीट दे रहा है और वहां पे अपना फैक्ट्री लगा रहा है। तो प्राकृतिक संसाधन का क्या होता है, बहुत ही ज्यादा क्षति होता है। तो बेरोजगारी और श्रमिकों का शोषण संभव हो सकता है, इससे बेरोजगारी भी बढ़ सकता है और शोषण भी हो सकता है लोगों का। कि कंपनी जो है 12 घंटा खटा रही है और 8,000 रुपया सैलरी दे रही है, तो इससे क्या होता है, लोगों का शोषण हो जाता है, श्रमिकों का। तो ये सब था पूंजीवाद के बारे में डिटेल से। अगला जो पॉइंट है वो है समाजवाद किसे कहते हैं। समाजवाद किसे कहते हैं, तो वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर समाज या सरकार का नियंत्रण होता है। यानी वैसी अर्थव्यवस्था जिस पर उत्पादन के साधनों पर समाज का अधिकार या फिर सरकार का अधिकार होता है, उसे हम क्या कहते हैं, समाजवाद। इसका उदय 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के बाद। समाजवाद का जो शुरुआत हुआ कहां से हुआ, 18वीं सदी के बाद। ठीक है, 18वीं सदी के बाद हुआ। तो समाजवाद किसे कहते हैं, तो वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर किसी समाज का या फिर सरकार का अधिकार होता है। अगला पॉइंट है कि समाजवाद की मुख्य विशेषताएं क्या क्या है। तो देखिए, संपत्ति का सामूहिक स्वामित्व होता है। जैसे मान लीजिए कोई संपत्ति हुआ, कोई भी सरकारी संपत्ति है, तो उसके ऊपर सबका अधिकार होता है, किसी एक आदमी का अधिकार नहीं होता है। ठीक है। दूसरी जो विशेषता है, वर्ग विहीन समाज की ओर अग्रसर होता है। वर्ग विहीन समाज की ओर अग्रसर होता है, यानी वर्ग जितने भी वर्ग के लोग रहते हैं सभी को बराबर का अधिकार दिया जाता है। समानता एवं सामाजिक न्याय पर बल दिया जाता है, मतलब लोग चाहे कोई भी समाज का रहे, कोई भी कास्ट का रहे, कोई भी जाति का, कोई भी धर्म के लोग रहे, सभी को समान अधिकार हर चीजों पर दिया जाता है। पूंजीवाद का विरोध होता है इससे, है ना। और सरकार का आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप होता है, यानी आर्थिक गतिविधियों में सरकार का हस्तक्षेप होता है। और लाभ के बजाय मानव कल्याण को प्राथमिकता दी जाती है। जैसे पूंजीवाद में क्या होता है कि लोग अपने फायदे को देखते हैं, सिर्फ सिर्फ लाभ देखते हैं। लेकिन ये जो लेकिन समाजवाद में क्या होता है कि सबसे पहले मानव का कल्याण देखा जाता है, लाभ को पीछे रखा जाता है, मानव कल्याण को आगे रखा जाता है। समाजवाद का उद्देश्य क्या क्या है, तो संसाधनों का समान वितरण होता है। इसका क्या उद्देश्य है कि जितने भी संसाधन हैं सभी को एक समान लोगों के साथ वितरण करना है, बांटना है। और श्रमिकों एवं गरीब वर्ग के अधिकारों की रक्षा होती है। इससे समाजवाद से क्या होता है, श्रमिकों की रक्षा होती है, गरीब वर्ग की भी रक्षा होती है और शोषण मुक्त समाज की स्थापना होती है। यानी पूंजीवाद में क्या होता है, लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा शोषण होता है, लेकिन लेकिन समाजवाद में क्या होता है, लोगों का शोषण नहीं होता है। लोगों का शोषण नहीं होता है, लोगों के अधिकारों पर विशेष बल दिया जाता है। समाजवाद के प्रसिद्ध विचारक कौन कौन थे, तो यहाँ 4 नंबर लिखा गया बाय मिस्टेक। समाजवाद के जो प्रसिद्ध विचारक थे कौन कौन थे, कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगेल्स, जवाहरलाल नेहरू, सेंट साइमन फेरियर, लुई ब्ला, रॉबर्ट ओवन, ये सभी कौन थे, समाजवाद के प्रमुख विचारक थे। ठीक है, समाजवाद के प्रमुख थे, यानी समाजवाद को ये लोग सपोर्ट करते थे। अगला पॉइंट है कि साम्यवाद किसे कहते हैं। साम्यवाद किसे कहते हैं,
तो साम्यवाद एक ऐसी सामाजिक राजनीति एवं आर्थिक गतिविधि है, विचारधारा है, जिसका उद्देश्य एक वर्गहीन, है ना, राज्य विहीन एवं संपत्ति के सामूहिक स्वामित्व वाले समाज की स्थापना करना है ना, ऐसा समाज का स्थापना करना है जिसमें, है ना, जिसमें क्या हो, लोगों के ऊपर क्या हो, उदारता हो। यानी एक ऐसी विचारधारा है जिसका उद्देश्य एक वर्गहीन, यानी खास वर्ग का पर बल नहीं दिया जाता, वर्गहीन होना चाहिए, सब बराबर होना चाहिए, है ना, राज्य विहीन हो और संपत्ति के सामूहिक स्वामित्व वाले समाज की स्थापना करना होता है। यानी समाज जितना भी संपत्ति हो राज्य में, सभी के ऊपर सभी का बराबर, मतलब एक तरह से समाजवाद और साम्यवाद एक ही जैसा होता है। देखिए साम्यवाद के क्या क्या उद्देश्य है, तो पूंजीवाद व्यवस्था का अंत, उसमें भी है, समाजवाद में इसका विरोध करता है, पूंजीवाद का इसमें भी विरोध किया जाता है। वर्ग संघर्ष के माध्यम से सामाजिक क्रांति की जाती है। अगली जो उद्देश्य है क्या है, राज्य का लोप और समान समाज की स्थापना किया जाता है। राज्य को पीछे, पहले समाज को आगे रखना है। उसके बाद उत्पादन के सभी साधनों पर सामूहिक स्वामित्व, ये तो बिल्कुल, ये भी साम्यवाद एवं समाजवाद बिल्कुल एक जैसा ही होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि साम्यवाद के मुख्य विचारधारा कौन कौन, विचारक कौन कौन थे, तो कार्ल मार्क्स थे और फ्रेडरिक एंगल्स। जो समाजवाद के थे वो इसके भी थे। औद्योगिक क्रांति के बाद आर्थिक दृष्टि से समाज को दो वर्गों में बांट दिया गया था, एक पूंजीवाद और एक श्रमिक वर्ग, एक पूंजीक वर्ग और पूंजीवादी वर्ग और एक श्रमिक वर्ग। तो आधुनिक समाजवाद का विभाजन दो चरणों में किया जाता है, एक यूटोपियन समाजवाद और एक वैज्ञानिक समाजवाद। ये दोनों याद रखना है कि साम्यवाद के मुख्य विचारक कौन कौन थे, ये दोनों थे। और उसके बाद औद्योगिक क्रांति के बाद आर्थिक दृष्टि से समाज को दो भागों में बांट दिया, पूंजी और श्रमिक। अगला है यूटोपियन समाजवाद। क्या है यूटोपियन, तो कार्ल मार्क्स से पहले का जो समाजवाद होता था उसे यूटोपियन समाजवाद, यानी कार्ल मार्क्स जब विचारक बने थे उससे पहले का जितना भी विचारधारा था सभी को यूटोपियन कहा गया। यानी कार्ल मार्क्स से पहले वाला जितना भी विचारधारा था सबको क्या कहा गया है, यूटोपियन समाजवाद। और दूसरा वैज्ञानिक, कार्ल मार्क्स के बाद के समाजवाद को वैज्ञानिक समाजवाद कहा जाता है। कार्ल मार्क्स से पहले यूटोपियन और कार्ल मार्क्स से बाद वैज्ञानिक। ठीक है, प्रमुख यूटोपियन समाजवादी कौन कौन थे, तो सेंट साइमन, फेरियर, लुई ब्ला, रॉबर्ट ओवन, रुइट ब्ला और रॉबर्ट ओवन, ये सब थे। प्रमुख यूटोपियन समाजवादी कौन कौन थे, तो सेंट साइमन, फेरियर, लुई ब्ला, रॉबर्ट ओवन। अगला पॉइंट है कि कार्ल मार्क्स के बारे में लिखा हुआ है। तो कार्ल मार्क्स का जो टाइम काल था 1818 से 1883 तक। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी के राइन प्रांत में हुआ था। ठीक है, इनका नगर का नाम क्या था, ट्रियर नगर। यहूदी परिवार में हुए थे, इनका जन्म यहूदी में हुआ था, बाद में उन्होंने ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया था। कार्ल मार्क्स के पिता हेनरिक मार्क्स थे जो एक प्रसिद्ध वकील थे। कार्ल मार्क्स बोन विश्वविद्यालय एवं बर्लिन विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण की। 1843 ईस्वी में कार्ल मार्क्स ने अपने बचपन के मित्र जेनी से शादी कर लिया था। 1844 में कार्ल मार्क्स की मित्रता एनाल्स से हुई। मार्क्स और एनाल्स 1848 में साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया। कार्ल मार्क्स को आधुनिक समाजवाद का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, जनक कहा जाता है। अगला पॉइंट है कि कार्ल मार्क्स ने 1867 में दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की, जिसे समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। बाइबल क्या होता है, बाइबल होता है क्रिश्चियन का धार्मिक ग्रंथ, है ना। तो जो दास कैपिटल लॉन्च किए थे इन्होंने, उसे क्या कहा गया है, उसे क्या कहा गया है, समाजवादियों का बाइबल कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट, सोवियत संघ रूस के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं, जिसे यूएसएसआर इंग्लिश में कहा जाता है शॉर्ट में। सोवियत संघ का निर्माण एक क्रांतिकारी प्रक्रिया का परिणाम है। एक क्रांतिकारी प्रक्रिया हुआ था जिसका यह एक रिजल्ट है। हुआ क्या था कि 1917 ईस्वी में इसकी क्या लिखा हुआ है, रूसी क्रांति से शुरू हुई और अंततः 1922 में सोवियत संघ के गठन हो गया था। सोवियत संघ का गठन हुआ। 1917 में इसके लिए लड़ाई होना शुरू हुआ था, है ना। कुल 15 देश थे जो इस सोवियत संघ में शामिल थे, सोवियत संघ में शामिल थे। रूस की दो क्रांतियां हुई,
कौन कौन सा? तो 1905 ईस्वी में की क्रांति हुई थी। इस क्रांति में जारशाही का अंत नहीं हुआ था। मतलब देखिए, जारशाही, जार का बहुत ज्यादा वहां चलता था। कहाँ पे? रूस में बहुत ज्यादा चलता था, समझे ना। लेकिन क्रांति हुआ जार को हटाने के लिए, लेकिन हट नहीं पाया, बहुत ज्यादा पावरफुल था तो नहीं हटा। तो 1917 में भी एक क्रांति हुआ, है ना। 1917 में किस तरह से क्रांति हुआ? तो एक फरवरी क्रांति हुआ, जिसे मेंशेविक क्रांति भी कहा जाता था। ये कब हुआ था? 22 मार्च 1917 को। और पुराने कैलेंडर के अनुसार 17 फरवरी 1917 को हुआ था। परिणाम स्वरूप जारशाही का अंत हुआ। देखिए, 1905 में अंत नहीं हुआ और 1907 में जारशाही का अंत हो गया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा जो क्रांति हुआ था 1917 में, वो कौन सा क्रांति हुआ था? तो अक्टूबर क्रांति या फिर बोल्शेविक क्रांति। इसी के परिणाम स्वरूप, यही जो क्रांति हुआ था, इसी के परिणाम स्वरूप क्या हुआ था? यूएसएसआर का निर्माण होना शुरू हो गया था। अब किसका सत्ता जो है किसके हाथ में आ गया था? बेल्शिविका के हाथों में आ गया था। अगला पॉइंट है कि 1917 में बोल्शेविक क्रांति के कारण बताएं। क्या क्या ऐसा कारण था कि 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी? तो देखिए, 1917 की बोल्शेविक क्रांति, जिसे अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है, इसके कारण कई है। इसके कारण बोल्शेविक क्रांति रूस की एक ऐतिहासिक घटना थी, जिसने पूरी दुनिया की राजनीति को प्रभावित किया। यह क्रांति अक्टूबर 1917 में व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में हुई थी। इस क्रांति के कई कारण थे, जिन्हें हम राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और युद्ध के दृष्टि से देख सकते हैं। ठीक है। जारशाही की निरंकुशता, ये था राजनीतिक कारण, है ना। बोल्शेविक क्रांति का जो कारण था, ये था पहला, जारशाही का निरंकुशता, जिसे राजनीतिक कारण माना गया है। हुआ क्या था कि रूस में जार निकोलस द्वितीय का शासन निरंकुश था, काफी निरंकुश था, है ना। जनता को बोलने, लिखने और सभा करने की स्वतंत्रता नहीं दी गई थी। जनता को कोई अधिकार ही नहीं मिला था। खाओ पियो और सो जाओ, बस इतना अधिकार था। काम करो जो जो हम बोल रहे हैं। उसके बाद संसद, देखिए रूस का जो संसद है उसे ड्यूमा कहा जाता था, कमजोर थी और जार उसकी बात ही नहीं मानता था। रूस का जो संसद था ड्यूमा, उसे जार मानता ही नहीं था, है ना। इसलिए जनता भड़क गया और जारशाही का अंत करने के लिए रूस की क्रांति किया था। सामाजिक असमानता आई थी। दूसरा कारण है बोल्शेविक का, कि समाज में जमींदार वर्ग और पूंजीवादियों के प्रभुत्व था। यानी जमींदार जो थे उनका बहुत ज्यादा दबदबा था, पूंजीपति का भी दबदबा था, गरीब लोगों का बहुत ही नुकसान हुआ था। उसमें बहुत ही ज्यादा दबाया सताया हुआ वर्ग था। किसान और मजदूर भारी शोषण और भूखमरी के भी शिकार थे। सोच लीजिए, श्रमिक वर्ग को काम के लंबे घंटे और काम वेतन भी नहीं मिलता था, कम वेतन मिलता था, है ना। बहुत देर काम करता था और कम वेतन मिलता था। तो ये सब सामाजिक असमानता था बोल्शेविक क्रांति का। अगला है औद्योगिक औद्योगिक श्रमिकों की दुर्दशा, यानी ये आर्थिक कारण था। तीसरा, आर्थिक कारण। तेजी से हुए औद्योगिकरण ने मजदूरों की संख्या बढ़ाई। औद्योगिकरण से क्या होता है? मजदूरों की संख्या बढ़ जाती है, यहाँ भी बढ़ा, लेकिन उनके हालात बदतर हो गए, बहुत ज्यादा बुरा होता गया, है ना। एक कंपनी में 10 लोग हैं, यदि 15 लोग आ जाए, 10 लोग से ही काम चल रहा है, 15 लोग आ जाए तो लोगों की थोड़ा सा वैल्यू घट जाती है। वही चीज यहाँ पे भी हो रहा था। यानी जो भी श्रमिक लोग थे, जो किसान टाइप के लोग थे, जो खेती करते थे, औद्योगिक क्रांति आने के बाद वे लोग कंपनियों में जाके काम करने लग गए थे। तो कंपनी में ज्यादा लोगों के होने से कंपनी का भाव बढ़ गया था, जिसके वजह से कंपनी जो है इन लोगों के ऊपर शोषण करना शुरू कर दिया था। उन्हें ना तो वेतन सही मिलता था, ना कोई सुरक्षा दी जाती थी। महंगाई और बेरोजगारी लगातार बढ़ रही थी। तो ये सब क्रांति था, बोल्शेविक क्रांति का कारण था। ठीक है, आर्थिक कारण। नेक्स्ट पॉइंट है प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक चला था, आप सभी को पता है। रूस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध में भाग लिया। रूस जो था जर्मनी के खिलाफ भाग लिया, लेकिन भारी नुकसान झेला, काफी नुकसान हुआ इसे। जर्मनी के खिलाफ भाग लिया था, ठीक है। मित्र राष्ट्र में शामिल था रूस, याद रहे। लाखों सैनिक मारे गए और देश की आर्थिक स्थिति चरमरा गई। यानी रूस के लाखों सैनिक मारे गए थे प्रथम विश्व युद्ध में, है ना। और देश का जो आर्थिक स्थिति था पूरी तरह से गड़बड़ हो गया था। जनता युद्ध से थक गई थी और शांति चाहती थी। लोग में, मतलब देश में बहुत ज्यादा गोली, बम, बंदूक, फलना जितना, मतलब हमेशा उलझने पड़ी हुई थी। तो रूस की जो जनता थी पूरी तरह से थक चुकी थी और चाहती थी कि अब शांति स्थापित हो जाए। पांचवा जो कारण है
फरवरी 1917 की क्रांति और अस्थायी सरकार की असफलता। जार को हटाकर एक अस्थायी सरकार बनी, लेकिन वह भी भ्रष्ट और कमजोर थी। बोल्शेविक क्रांति में जार जार को हटा दिया गया था, अस्थायी सरकार बनाया गया, लेकिन वो भी नहीं टिक पाया, वो भी क्या हुआ, गड़बड़ हो गया और बहुत ही जल्दी उसकी सरकार ही गिर गई। उसने युद्ध जारी रखा, जिससे जनता और भी नाराज हो गई। मतलब ये जो सरकार थी, अस्थायी सरकार, ये युद्ध जारी, इतना नुकसान हो रहा था रूस को, फिर भी युद्ध जारी रखा, जिससे जनता क्या हो गई, बहुत ही ज्यादा असंतुष्ट हो गई थी उन लोगों से, सरकार से। बोल्शेविक का प्रचार और संगठन। देखिए, लेनिन और बोल्शेविक पार्टी ने रोटी, जमीन और शांति का नारा दिया। क्या किया? रोटी, जमीन और शांति का नारा दिया। इसी टाइम खूनी रविवार की भी बात की जाती है। नारा दिया उन्होंने, मजदूरों, किसानों और सैनिकों को एकजुट किया। कौन? लेनिन। सोवियत मजदूर और किसानों की परिषदें ने बोल्शेविकों का समर्थन किया, है ना। जितने भी मजदूर थे, किसान थे, सभी ने बोल्शेविक पार्टी का समर्थन किया था। अगला जो पॉइंट है, प्रेरणा के स्रोत, मार्क्सवाद। प्रेरणा के स्रोत मार्क्सवाद, ये सब 1917 की ही कहानी हो रही है, ठीक है। कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों ने रूसी बुद्धिजीवियों एवं मजदूरों को प्रभावित किया। कार्ल मार्क्स का जो सिद्धांत था, बहुत अच्छा सिद्धांत था। तो रूस के जो लोग थे, किसान और मजदूर तो थे ही साथ में लेनिन के, लेकिन अब क्या, बुद्धिजीवी लोग, पढ़े लिखे लोग भी अब साथ देने लगे। साम्यवाद और वर्गहीन समाज का विचार बहुत लोकप्रिय हुआ। कार्ल मार्क्स आने से क्या हुआ, तो समाज और भी अच्छा होने लगा, लोकप्रिय होने लगा। 1917 की बोल्शेविक क्रांति के क्या क्या परिणाम बताना आपको। तो इसके निम्नलिखित परिणाम हुए थे, है ना। बोल्शेविक क्रांति के कई परिणाम हुए थे, वो सब तो कारण था, ये परिणाम। बोल्शेविक क्रांति अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता था, जिसे रूस की सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति मानी जाती है, सबसे बड़ी क्रांति, जिसने न केवल रूस बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज को प्रभावित किया। इसके परिणाम निम्नलिखित हैं, कई परिणाम है। पहला, जार शासन का अंत हुआ। बोल्शेविक क्रांति के बाद ही जार का अंत हुआ था। सदियों पुरानी जारशाही का अंत हो गया। किससे? बोल्शेविक क्रांति से। जार निकोलस द्वितीय एवं उनके परिवार को मार दिया गया, है ना। अब रूस एक गणराज्य बन गया। रूस जो था क्या बन गया? अब गणराज्य, यानी अब राजा का शासन नहीं था, अब जनता का शासन होने लगा था। दूसरा जो परिणाम था, ये था बोल्शेविकों की सत्ता स्थापना। हुआ क्या था कि लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक पार्टी ने रूस की सत्ता संभाली, है ना। लेनिन हेड बन गया, लेनिन, क्योंकि बोल्शेविक पार्टी का नेता वही था। अब एक साम्यवादी शासन की शुरुआत हुई। साम्यवादी यानी समाज को देख करके चलना, समाज को ले दे करके चलना। मजदूरों, किसानों और सैनिकों के सोवियत को सरकार में अधिकार दिया गया। अब सभी लोगों को अधिकार दिया जाने लगा वहां के सभी चीजों पर। परिणाम है ये सब बोल्शेविक क्रांति का। अगला है कि रूस में गृह युद्ध हुआ। क्रांति के बाद बोल्शेविकों और उनके विरोधियों ने, है ना, जो जार का समर्थन था, ये इन लोगों के बीच गृह युद्ध हो गया। अंततः लाल सेना ने जीत हासिल की, क्योंकि सरकार किसका था? अब जो सरकार था वो किसका था? लेनिन का था, बोल्शेविक का सरकार था। जिसका सरकार होता है वही जीतता है। सरकार को हराना बहुत ही मुश्किल होता है, सरकार को आप नहीं हरा सकते। सरकार को हराना बहुत कठिन काम होता है। जब सरकार के समर्थन में देश के 70% लोग, 80% लोग होता है, तो उस सरकार को हराना बहुत ही मुश्किल होता है, नामुमकिन होता है। अगला पॉइंट है रूस का सोवियत संघ में रूपांतरण, यानी रूस जो था अब सोवियत संघ में बदल गया। यहाँ लिखा हुआ है कि 1922 में रूस सहित कई गणराज्यों को मिलाकर एक नया देश बनाया गया, जिसका नाम सोवियत संघ रखा गया, यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। यह दुनिया का पहला समाजवादी राष्ट्र बन गया। पहला समाजवादी राष्ट्र यही बना था। अब क्या हुआ कि पूंजीवाद का अंत हुआ, समाजवाद की स्थापना हुई। जैसे ही यूएसएसआर बना तो पूंजीवाद का क्या हुआ? अंत हो गया। और अब क्या आ गया? समाजवाद आ गया। समाजवाद आ गया। जमीन, कारखाने, बैंक आदि का राष्ट्रीयकरण किया गया, है ना, सब सरकारी कर दिया गया। और निजी संपत्ति एवं पूंजियों
पूंजीपतियों की व्यवस्था को समाप्त कर दिया। निजी संपत्ति जिसका भी था सब खत्म कर दिया। बोला जिसका भी खेत था, अब किसका खेत है? सरकार का खेत है, सब खत्म, तुम लोग के पास अब कोई पावर नहीं है। इन सभी चीजों के ऊपर सरकार का पावर है, सरकार जो चाहेगी वो होगा। उत्पादन के साधन अब सरकार के अधीन हो गया, जितने भी उत्पादन होते थे सभी के ऊपर सरकार का नियंत्रण हो गया। ठीक है, ये सब था परिणाम बोल्शेविक क्रांति। अगला जो परिणाम था वो था मजदूरों एवं किसानों को अधिकार दिया गया, है ना। काम के घंटे घटाए गए, मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन तय किया गया, है ना। और किसानों को जमीनें बांटी गई, किसानों को जमीन बांट दिया गया। जो जमींदारों के पास हुआ करता था, पूंजीपतियों के पास हुआ करता था, उनसे ले लिया गया और किसानों को बांट दिया। महिलाओं को समान अधिकार दिया गया और मतदान का अधिकार भी मिला था। विश्व पर प्रभाव पड़ा, ये जो बोल्शेविक क्रांति हुआ उसके कारण विश्व पर भी कई प्रभाव पड़ा। तो देखिए, इस क्रांति से पूरी दुनिया में साम्यवाद एवं मार्क्सवाद का प्रचार हुआ। कार्ल मार्क्स हुआ। चीन, क्यूबा, वियतनाम आदि देशों में बाद में साम्यवादी क्रांतियां हुई। मतलब जब जब रूस में हुआ और जब लोगों को पता चला कि साम्यवादी होने से वहां की जनता को बहुत ज्यादा फायदा होता है, तो इन सभी देशों ने भी वहां पे क्रांति करना शुरू किया। पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच शीत युद्ध की शुरुआत का रास्ता खुला। अब क्या हुआ? देखिए, यहां तक तो खैर ठीक चल रहा था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में फिर जाके इसको बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था और उसके बाद ये शीत युद्ध शुरू कर दिया, जिसमें अमेरिका और रूस के बीच टकराव हो गया था। और इसमें भी रूस को काफी नुकसान हुआ था, काफी दिक्कत हुआ था वहां के जनता को। जब भी युद्ध वगैरह होता है तो जनता को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। अब देखिए, धर्म और चर्च पर नियंत्रण होने लगा। बोल्शेविक क्रांति के कारण धर्म और चर्च पर नियंत्रण, चर्च की शक्ति को सीमित कर दिया गया, है ना, सीमित, लिमिटेड कर दिया। और धर्म को निजी विषय माना गया, निजी विषय बता दिया कि ये पर्सनल किसी खास आदमी का विषय है, इस पर कोई ज्यादा चर्चा नहीं होना चाहिए। और धर्म निरपेक्षता को अपनाया गया। धर्म निरपेक्षता यानी किसी भी धर्म को एक्सेप्ट नहीं करना, यानी जितने भी धर्म के लोग हैं सब अपने अकॉर्डिंग प्रचार प्रसार कर सकते हैं, अपने धर्म को लेकर के चल सकते हैं। कोई भी पर्सनल धर्म को लेकर के, मतलब किसी भी धर्म को लेकर के सरकार को चलना नहीं है। सरकार हर धर्म का सपोर्ट करेगी, उसे ही धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। बोल्शेविक क्रांति का क्या क्या महत्व है? तो देखिए, यह विश्व की प्रथम सर्वहारा वर्ग की क्रांति, सर्वहारा यानी सभी वर्ग के लोग इसमें शामिल हुए थे। ठीक है, इस क्रांति के परिणाम स्वरूप रूस में प्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई। साम्यवादी सरकार, वही लेनिन का सरकार जब आया था, साम्यवादी सरकार था, यानी अब लोगों का शासन आ गया था। अगला पॉइंट है लेनिन की जीवनी। थोड़ा सा लेनिन के बारे में पढ़ते हैं। लेनिन का पूरा नाम क्या था? व्लादिमीर इवानोविच लेनिन। इनका जन्म 10 अप्रैल 1870 ईस्वी को कहाँ हुआ था? सिम्ब्रस्क गांव में हुआ था, रूस में। इन्होंने बोल्शेविक क्रांति के प्रणेता ट्रॉट्स्की के सहयोग से केरेंस्की की सरकार का तख्ता पलट दिया था। वे केरेंस्की मेंशेविक दल का नेता थे, है ना। अप्रैल थीसिस में लेनिन के बोल्शेविक दल के उद्देश्य एवं कार्यक्रम निर्दिष्ट किए गए, जिसमें भूमि, शांति और रोटी का व्यवस्था करना प्रमुख था। यानी ये जो लेनिन थे, ये लोगों का समर्थन करते थे। किसे? तो मजदूरों का, किसानों का, श्रमिकों का सब समर्थन करते थे और उनके लिए आवाजें उठाते थे। तो आपको पता ही होगा कि किसी भी देश में सबसे ज्यादा संख्या इन्हीं की होती है। अगर इनका सपोर्ट आप कर दिए तो आप उसके नेता बन सकते हैं। तो उसी तरह से लेनिन भी बने थे। अब लेनिन का कार्य, आंतरिक व्यवस्था। इन्होंने युद्ध की समाप्ति के बाद रूस एवं जर्मनी के बीच 1918 में क्या किया था? ब्रेस्ट-लिटोस्ट की संधि की, एक संधि कर दिया। संधि मतलब मित्रता की। बोला कि देखो, लड़ने झगड़ने से कुछ भी नहीं होता है, हम सभी मित्रता कर लेते हैं। लेनिन ने चेका नामक पुलिस दास्ता का गठन किया। नानक ने, नामक, है ना, चेका नामक पुलिस दास्ता का गठन किया। लेनिन ने नई आर्थिक नीति 1921 में लागू की। ठीक है, नई आर्थिक नीति, सामाजिक सुधार किए, प्रशासनिक सुधार किए और नए संविधान का निर्माण किए थे। इसके अनुसार इसको रूसी सोशलिस्ट फेडरल कहा गया। किसे? संविधान को। लेनिन की विदेश नीति। देखिए, लेनिन की विदेश नीति इस प्रकार थी। किस प्रकार? तो गुप्त संधियों की समाप्ति हो गई, राष्ट्रीयता का सिद्धांत, साम्यवाद का विरोधी नीति, सॉरी, साम्राज्यवाद का विरोधी नीति और
कोमिंटन की स्थापना की। जैसे कोमिंटन क्या होता है, सभी देशों की साम्यवादी पार्टियों का एक संघ। यानी देखिए रूस जो था, यूएसएसआर जो था, 15 देशों का एक पार्टी था, संघ था। तो आई होप कि आप हर पॉइंट को अच्छे से समझ गए होंगे। एक एक करके बारीकी से इस पॉइंट को देखिए और लिखिए और समझिए। इसमें इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स बनते हैं सारा मैंने करा दिया है। अब इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न उत्तर बनेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।